कि we don't need any special rights, we need only acceptance. So how do you feel fully accepting yourself as a woman? हमारा जो साइकोलॉजिकल सेक्स है और बायोलॉजिकल सेक्स, वो दोनों जब मिसमैच होते हैं तब इस तरह की अनुभूति होती, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं कोई ये सब डिसाइड करता है। Welcome to Thoughts and Beyond. We've talked about acceptance many a times now, but I still believe acceptance is the road to all change. With that theme in mind, today we bring to you an eminent personality amongst us who has defied all social stigmas and norms and has risen above in life just like the phoenix who rises from the ashes and transforms into a new life. So the theme for the day is acceptance from the womb. Yes, acceptance from the womb. So this amazing personality who's going to join us shortly is none other than MX Dhananjay Chauhan ji. Yes, you heard it right. She's been a great legend who has actually transformed her own life and has paved a safe and secured pathway for others in the community. जितना भी कहा जाए इनके बारे में कम ही होगा। दिन खत्म हो जाएगा, शब्द खत्म हो जाएंगे, पर इनकी जीवन गाथा नहीं। सो जो लोग धनंजय जी के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए बता देती हूँ कि धनंजय जी पहले ट्रांस वुमेन हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ट्रांसजेंडर कैटेगरी में एडमिशन लिया और सबको प्रेरित किया, क्योंकि उनका मानना है कि एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे हम दुनिया में, पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। 2009 में धनंजय जी ने सक्षम ट्रस्ट का निर्माण किया, जो कि एक नेशनल लेवल एनजीओ है और एलजीबीटी कम्युनिटी को पूरी तरह से समर्थन देती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि कितनी जिंदगियों को आज फिर से छू जाएंगे इनके अल्फाज और बदलेगी सोच। हम जन्म से क्या थे और हमने खुद को कैसे स्वीकारा, कैसे आगे बढ़े और कैसे अपना और औरों का जीवन संवारा। सो इसी बात की मिसाल है धनंजय जी। सो लेट्स मीट द गेस्ट फॉर टुडे, धनंजय जी, एंड वेलकम अगेन। वी आर सो प्रिविलेज्ड कि आज आप हमारे साथ हैं और जो हमारा थीम है एक्सेप्टेंस फ्रॉम द वूम्ब, उसके बारे में हम आपसे आज बातचीत करना चाहते हैं। सो जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस फ्रॉम द वूम्ब, माँ के गर्भ से। सो जो पहचान वहाँ से हमें मिलती है, जो आपको वहाँ से मिली, आपका और आपके परिवार का इस पहचान को लेके क्या रवैया था और कैसे इस चीज़ को स्वीकृति दी? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है समाज के लिए भी। सिर्फ मेरे मेरे माँ बाप हैं वो भी समाज का ही हिस्सा रहे हैं और सभी लोग समाज का हिस्सा। समाज जो है वो एक्चुअल में सोशली कंस्ट्रक्टेड जो समाज है खुद बनाया गया है, नेचर ने नहीं बनाया। समाज को हमने गढ़ा है, समाज के ताने बाने को गढ़ा है। उसमें जेंडर भी है, धर्म भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज खुद बनाता है। और जब हम पैदा होते हैं इस दुनिया में तो हम सिर्फ शरीर लेकर पैदा होते हैं, कुछ भी लेकर नहीं पैदा। कोई जेंडर, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ण, कुछ नहीं। हम 5 मिनट तक स्वतंत्र होते हैं इस धरती पे, हम आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे फॉर्म फिल करने शुरू होते हैं, डॉक्टर या कोई भी है, सो हमारा फिर वो निर्धारण शुरू हो जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका नाम ये है, इसका लिंग ये है, इसकी जाति, धर्म, इसके माँ बाप, सब कुछ उसको उस पे, उन पत्रों पे, उस कागज़ों पे उकेर दिया जाता है। और वो सारी ज़िंदगी वो जो पहचान दी गई है, वो सारी ज़िंदगी उसको लेके चलता है। उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कभी वो जा नहीं सकता है, क्योंकि हमें, अगर आप सोचिए खुद, आप सब लोग जानते हैं कि अगर नाम भी चेंज करना हो तो कितनी दिक्कत आती है। सो ये जेंडर को चेंज करना तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। एक इंसान एक लड़के के शरीर में पैदा हुआ और कुछ सालों के बाद वो कहने लगे कि नहीं, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ। तो ये बहुत असमंजस्य की बात है। मतलब बहुत ज़्यादा समाज के लिए तो होगी, लेकिन सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती कि ऐसा कैसे हो गया। और उन्होंने ये लोग वो सोचते हैं कि हमने पैदा तो लड़का किया था, तो ये लड़की क्यों अपने आप को मानने लगा।
कुछ सालों तक तो नहीं, 8, 10, 12 साल तक तो चलता है, क्योंकि माँ-बाप यही सोचते हैं या रिश्तेदार यही सोचते हैं कि चलो कोई ना बच्चा है, बाद में ठीक हो जाएगा। अपने आप को जो समझता समझने दो। अगर लड़कियों के कपड़े पहनता है तो चलता है। 10-12 साल तक तो हम लोग लड़का-लड़की एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी टीन एज शुरू होती है तो हमारे अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। सो दिक्कतें बहुत ज़्यादा तब शुरू होती हैं जब टीन एज आती है। तो माँ-बाप को 10-12 साल तक तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। छोटी-मोटी प्रॉब्लम थी, वो मैं उसमें एडजस्ट करती रही। जैसे 3-4 साल की एज में अपने आप को मैंने महसूस करना शुरू किया कि मैं लड़की हूँ। ऐसे ही किसी पत्रकार ने मुझे पूछा था क्योंकि आपको कब पता लगा कि आप ट्रांसजेंडर हो? तो मैंने उनको पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप आदमी हो? तो वो बिल्कुल। सोचने लगे कि ये तो मुझे कभी ध्यान ही नहीं है, कभी मैंने सोचा नहीं और ना ही ये हम लोग कभी इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने उनको यही पूछा कि जब आपको नहीं पता, फिर हमें कैसे पता हो कि हम ट्रांसजेंडर कब हुए? अपने आप को लड़की कब महसूस करना शुरू किया? तो ये अमूमन जो मनोवैज्ञानिक जो है उसमें मनोविज्ञान में तो यही 3 से लेकर 5 साल की एज में हम अपना ता और ती बोलना जब सीखते हैं, तो हम अपना जेंडर को भी रिकॉग्नाइज़ करना दुनिया में अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं। और जो जेंडर है, इट इज़ नॉट इन बिटवीन ऑफ 2 लेग्स, इट इज़ इन बिटवीन ऑफ 2 ईयर्स। जो हमारे कानों के बीच में होता, अंडरवियर में जेंडर नहीं होता। अंडरवियर में हम लोग, मैंने कहा ना कि हम शरीर लेकर पैदा होते हैं, सेक्स मतलब बायोलॉजिकल असाइन्ड बॉडी, हमारा शरीर की रचना कैसी है, वो जेंडर को निर्धारित नहीं करता। जेंडर हम समाज के लोग निर्धारित करते हैं उसके अंडरवियर को देख के। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरे को लगता है कि हमें उस बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कोई भी हो। वो लेट देम डिसाइड कि वो अपने आप को क्या मानता है। सो अगर 5-7 साल की उम्र में अगर वो अपने को लड़का मानता तो उसकी जेंडर वही डिसाइड हो जाना चाहिए, या लड़की मानता है। लेकिन कई बारी क्या होता है, ताउम्र जो है ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन और ट्रांस मेन, वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मैं हूँ कौन? मेरा शरीर तो ऐसा है, मेरी पहचान क्या है? क्योंकि समाज में तो यही कहा गया कि अगर किसी के शरीर में लिंग है तो वो लड़का है, योनि है तो वो लड़की है। ये डिसाइड कर दिया गया है, एक हाँ, मतलब उसकी बाउंड्री बना दी गई, लाइन खींच दी गई। तो उसी के मुताबिक वो भी सोचता है कि मेरा तो शरीर एक लड़के जैसा है, तो मैं लड़की कैसा हुआ? और उसके भीतर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती कि नहीं मैं लड़की हूँ। लेकिन वो समाज के डर के मारे इन सब चीज़ों को वो लोगों के सामने नहीं रख पाता। तो 5 साल की उम्र में मेरा मुंडन हुआ, तो मैंने उसका अपोज़ किया, मैंने मुंडन नहीं करवाने दिया। हालाँकि मुंडन हुआ मेरा ज़बरदस्ती, लेकिन मैंने कपड़े लड़कियों के पहने। उसके बाद 7 साल की उम्र में मेरा जो मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई लड़की है, मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है मैं लड़की हूँ। तो उन्होंने मेरे पिताजी से बात की, पिताजी ने एक तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर प्रेत आत्मा है, कोई चुड़ैल आ गई है, तो वो इसलिए अपने आप को लड़की मानता है। हालाँकि अभी भी ये कन्वर्जन थेरेपी पूरी दुनिया में होती हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है कि इस बच्चे को बदला जाए, इसके सोच को बदला जाए। हालाँकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरत की एक बहुत ही खूबसूरत एक एहसास है, खूबसूरत एक फीलिंग्स हैं, और कुदरत ने ऐसे ही पैदा किया सबको। सो इसमें आपकी एक पंक्ति है कही हुई, यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, यू कांट डिक्टेट नेचर। मुझे लगता है कि शायद ये जो आप बात कह रहे हैं ये इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। सो आपने अपने आप को नेचर की, जैसे आपको आप नेचर ने बनाया उसी तरह एक्सेप्ट किया और उसी तरह आप उसको आगे लेकर आई हैं और उसी तरह से पूरे अपने आप को उस रूप में ढाल लिया है अब। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आपकी स्टेट है वो फुल एक्सेप्टेंस की है। सो हाउ डू यू फील फुली एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज अ वुमन?
देखिए अ, दुनिया को ये भी समझना होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग जो हैं दिखाई नहीं देते। जी। हमारा जो साइकोलॉजिकल सेक्स है और बायोलॉजिकल सेक्स, वो दोनों जब मिसमैच होते हैं तब हुँ, इस तरह की अनुभूति होती है, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। कोई हुँ, इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं कोई नहीं ये सब करता। डिसाइड करता है। उसको फ़ील होता है, उसका ब्रेन जब उसको बोलता है कि नहीं तुम वो नहीं हो, तुम ये हो। और वो इंसान शरीर के मुताबिक समाज को देख के वो अपने शरीर को ढालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेन जो उसको बार-बार डिक्टेट करता है कि नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम्हारा शरीर हो सकता है ये इस तरह का हो, लेकिन क्योंकि आप सोचिए कि ब्रेन जो है वो डिक्टेट करता है पूरे शरीर को। हम सारे शरीर में हेलमेट नहीं पहनते हैं। हम अपने शरीर के सिर्फ़ ये जो हमारा सिर है, हुँ, इसी को ढकते हैं, इसी को ही हम बचाने की कोशिश करते हैं, हुँ, क्योंकि ये ब्रेन जो है, ये हमारा प्रोग्रामिंग है पूरी शरीर की। शरीर को क्या-क्या निर्देश देने हैं, शरीर को किस तरह से चलाना है, वो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। हमारे जो शरीर के निचले अंग हैं, जो सेक्सुअल पार्ट भी हैं, वो भी हमारे ब्रेन से ही चलते हैं। जब हमारा आकर्षण होता है, आकर्षण कहाँ से? ब्रेन से ही मैसेज आता ब्रेन है। से। सो वो सब चीज़ें हमारे ब्रेन को मालूम है कि कैसे करना। सो ये जो चीज़ें हैं, जो साइकोलॉजिकल सेक्स और बायोलॉजिकल सेक्स जब मिसमैच हो जाता है, तो उसके बाद हम ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं। मोस्टली सबका मैच हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वो मैच नहीं कर पाता। तो इसलिए वो सारी ज़िंदगी, क्योंकि ब्रेन तो कोई देख नहीं पाता, सिर्फ़ जी। बायोलॉजिकल शरीर देखते हैं लोग। इसलिए दुनिया को लगता है कि ये नकली हैं, ये अब खुद ऐसा कर रहे हैं। जैसे मेरे को जिस तांत्रिक ने कहा था कि मैं ठीक कर दूँगा, उन्होंने मेरे को झाड़-फूँक किया, मारा, पीटा, गरम चिमटे से मारा मुझे। तो उसके बाद जब मैंने उसका जो 3rd डिग्री टॉर्चर है उसको मतलब मेरे लिए असहनीय हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँ। तो तांत्रिक ने कहा कि अब ये बच्चा ठीक हो गया है, इसके अंदर से वो चुड़ैल चलेगी। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। झोला छाप अभी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हैं दुनिया भर में जो इस तरह से शॉक भी देते हैं, इलेक्ट्रिक जी, शॉक भी देते जी। हैं। बहुत सारी मेडिसिन भी देते हैं, बहुत सारे एक मेरा ट्रांस मैन फ्रेंड था, उसको उसके पेरेंट्स ने वो पहले उसने एचआरटी पे चले गया, मतलब हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी होती थेरेपी। है। उसने टेस्टोस्टेरोन लेने शुरू किए थे, मेल के कन्वर्ट करने के लिए। जी, सो उसके पेरेंट्स ने उसको किडनैप किया, घर लेके गए और उसको फिर दोबारा से एचआरटी उल्टा दे दी। एस्ट्रोजन्स देने शुरू कर दिया है, एस्ट्रोजेंस। उसको हार्मोन्स दोबारा उल्टे। सो ये चीज़ें होती हैं और डॉक्टर भी पागल हैं, उन लोगों ने उनको समझाया नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। वो डॉक्टर भी पैसे के लालच में आके उनके साथ वही करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अ, मुझे लगता है कि हम सब दुनिया के लोगों को और जो आप जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, सबको बताना होगा कि ये चीज़ें नहीं हो ठीक हो सकती हैं और ये कोई ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ वेरी मच नेचुरल। मैं एक और उदाहरण दूँ कि मेरे पास एक बच्चा के पेरेंट्स आए, बहुत साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा ना अपने आप को औरत लड़की मानता है, तो इसको कहाँ दिखाना चाहिए? तो मैंने कहा अगर मैंने इनको काउंसलिंग की तो ये मेरे को मानेंगे नहीं और ये कहेंगे कि अपने जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तब मेरे बारे में काफ़ी छपता था पेपर्स में, तो मेरे पास इसलिए वो आए। फिर मैंने कहा कि मैं आपको आप किसी और दिन आना, मैं आपकी अपॉइंटमेंट डॉक्टर से करवा देती हूँ पीजीआई में। पीजीआई में साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट में वहाँ पर अपॉइंटमेंट ली। जो वहाँ पर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने समय दिया और पेरेंट्स को बुलाया, बच्चे को भी बुलाया गया। पेरेंट्स ने कहा कि डॉक्टर को कि हमारा बच्चा अपने आप को लड़की मानता है और इसको ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर पहले तो हँसे, उन्होंने कहा कि ठीक तो आपको होना है। ये बच्चा वही कर रहा है जो कुदरत उसको करवा रही है। नेचर से बड़ा स्मार्ट कोई नहीं, नेचर से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। उसको जो जैसा नेचर करवा रही, जो नेचर बोल रही है, नेचर ने जैसा उसका शरीर बनाया है, उसके अंदर जो भी चीज़ें उसको फिक्स की हैं, वो वैसे ही काम करेंगी। ठीक है ना? तो आपकी काउंसलिंग होगी, आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो एक्सेप्टेंस जो है वो
सबसे पहले घर से शुरू होती हैं। जी, अगर हम अपने हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खड़े रहें तो हमें दुनिया का इतना गम नहीं होगा, इतना दुख नहीं होगा। हम सारी दुनिया से जीत जाते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से हार जाते हैं। क्योंकि फैमिली और पेरेंट्स, ये आसपास के लोग जो हैं वो हमेशा हमें दुख देते हैं और हम उनके सामने बोल नहीं पाते हैं। ठीक है ना, हमें बहुत आसान होता है दूसरों की माँ को गाली देना, दूसरों के पिता को गाली देना, दूसरी बहन को गाली। अपने माँ बाप के ऊपर जब गाली आती तो हम लोग टूट पड़ते हैं। तो ऐसे ही अपने माँ बाप अगर मारें पीटें, गुस्सा होते हैं, हम बाकी बच्चों की तरह नहीं कि हम प्रॉपर्टी के लिए लड़ें, हम पैसों के लिए लड़ें, हम घर के लिए लड़ें, हम अपने स्पेस के लिए लड़ें। हम सिर्फ अपने जेंडर के लिए लड़ते हैं। अपनी पहचान के हाँ, लिए। और आप देखिए दुनिया में कितने लड़ाई झगड़ा होता है प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए मर्डर हो जाते हैं। और हम वो सब छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के अपनी पहचान के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। पहचान। क्योंकि यही तो हमारा असल में, कहते हैं ना, अगर धर्म को कोई मानता है, अगर हम लोग मानते हैं तो धर्म में भी ऐसा है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानना है, मैं कौन हूँ। वो जो मंत्र है ना वो सही में लिखे गए कि अपने आप को जानो कि जी, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। हम वो हैं जो समाज ने हमें बनाया है, या हमें जो कुदरत ने बनाया या परमात्मा ने जैसा हमें बनाया, हमें उसके रास्ते पे चलना, ना कि हमें समाज ने जैसे बना के रख दिया, उस बॉक्स में फिट कर दिया तो हमें वो उठा के तो नहीं चलना है। हमें जैसा कुदरत ने बनाया हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। क्योंकि कुदरत ने हमें ऐसा बनाया, अगर हम माँ बाप के साथ या फैमिली के साथ जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डिस्फोरिया हो जाता है, कितने सारे प्रॉब्लम से फिर वो स्टडी नहीं कर पाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है स्टडी से, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और इन सब दिक्कतों के कारण हम सब चीज़ें, हम लोग जो एग्रेसिवनेस भी आ जाता है हमारे अंदर, हम लोग निडर हो जाते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि हमें पता मौत से बड़ी तो सजा कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं है। है ना। और हमने 2-4 हाथ तो मौत से कई बार हो चुके हैं, तो हमें लगता है मरना तो है ही है, तो अपनी पहचान के साथ क्यों ना मरें। आज मैं 50 साल के बाद अपनी पहचान में हूँ, मैं 52 साल की हूँ, तो मुझे लगता है मैं 2-4 साल भी जीऊँ तो अपनी पहचान के साथ। मैं पैदा तो लोगों की पहचान से हुई हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं मरूँगी अपनी पहचान के साथ। मैं किसी और की पहचान, उन्होंने जो मेरे अंदर, मेरे कंधे पे जो हल रख दिया ना, उसको हटा के खुद का जो पहचान है उसकी, वो लेके चल रही हूँ। और यही जो है मैं दुनिया को समझाने की कोशिश करती हूँ कि सबसे छोटा सा शब्द है, वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। हमारे को बस एक्सेप्टेंस चाहिए और हम आपका कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज को हम बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम कोई रेपिस्ट नहीं है, हम कोई मर्डर करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कोई 420 करने वाले लोग नहीं, डकैती करने वाले लोग नहीं हैं। हमें लोगों ने बना दिया ऐसा। 1871 में जब एंटी ट्राइबल एक्ट बना था, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे पास ये एक्ट थोप दिया था, उसमें ये कहा गया था ये लोग क्रिमिनल होते हैं। सो क्रिमिनल कहाँ से हो गए हम लोग? हम साड़ी पहनने से कोई क्रिमिनल होता है, या इंसान बाल बढ़ाने से कोई क्रिमिनल हो गया? उसके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो एक्ट बनाने का, हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो चीज़ों को उन्होंने जो सोच बना के अंग्रेज़ों ने हमारे हमारे समाज के, जो भारतीय समाज के अंदर डाला कि ये लोग क्रिमिनल होते हैं, ये बच्चा चोर होते हैं, ये लोग आदमी होते हैं, साड़ियाँ पहन लेते हैं, ये जो सोच थी ये अभी भी ऐसी है, लोग हमें ऐसे ही समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब समाज में जागृति आ रही है, समाज में हम लोग खड़े हो गए हैं। समाज में जागृति तो क्या आएगी, हम खुद खड़े हो गए हैं। जब हम खुद खड़े, जिसके अंदर जो जिस तन लागे वो तन जाने, जिसको वो प्रॉब्लम है, अगर वो ही खड़ा हो जाता है और अपनी आवाज़ को बुलंद करता, मतलब अपने बेखौफ तरीके से समाज को अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता, तो समाज को सुनना पड़ता है और उसके फिर कानून भी बनते हैं, नियम भी बनते हैं, और वो बन रहे हैं धीरे धीरे लोगों में। चाहे वो धीमी गति से एक्सेप्टेंस आ रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले 50-60 साल में, 100 साल में समाज की जो कल्पना हम करते हैं वो उस तरह की होगी। और
वैसे ही होगा जैसे नर नारी और तृतीय प्रकृति, जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। जी। और संध्या की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। संध्या के बिना दिन और रात नहीं होता है। संध्या बहुत खूबसूरत होती है। जो सांझ होती है बहुत खूबसूरत होती है। इतना खूबसूरत दिन और रात नहीं होते हैं। दिन और रात हम लोग या तो काम करते हैं या सो जाते हैं, लेकिन संधि काल जो होता है उसमें हम अपने परिवार से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, बिछड़े लोगों से मिलते हैं। हम मिलाने वाले लोग हैं। सो मैं समाज को यही कहूंगी, हम देवकी नहीं बन सकते, लेकिन हम यशोदा तो हैं ही हैं। जी, बिल्कुल। और वो भी पूर्ण रूप से। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपकी बचपन की, जब आप छोटे थे, स्कूल जा रहे थे या अभी स्कूल नहीं भी गए थे, या लगभग 5 साल से लेके 10 या 12 साल की उम्र में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल उस एज में क्या रही? मेरा जो एडमिशन हुआ था सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी बचपन से, मतलब जब तक मेरा स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। स्कूल कॉलेज सब गवर्नमेंट के थे। तब तो इतने मैं 75-76 की बात कर रही हूँ, तो मेरा जन्म 70-71 में हुआ, 70 में। तो उस समय इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और तब हम डिसऑर्डर ही माने जाते थे। जी। ठीक है ना। ये समाज में डिसऑर्डर, लोग अगर अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते थे तो डिसऑर्डर ही हो जाता था ये लोग। सो 75 और 76 में मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ। मैं वैसे मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, और मेरे फादर की जॉब पंजाब यूनिवर्सिटी में लग गई थी। तो हम कुछ महीनों बाद मेरे फादर और मेरे माता को और मुझे चंडीगढ़ लेके आ गए थे, और हम सारी ज़िंदगी चंडीगढ़ ही रहे हैं। मेरा स्कूलिंग, मेरा जो भी यहाँ पर मेरे कर्मस्थली चंडीगढ़ ही रही है। और 75-76 में मेरा एडमिशन हुआ स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। और जब मैं स्कूल में गई तो वॉशरूम जो थे, सबसे बड़ी चीज़ थी वॉशरूम की। वहाँ 2 नज़र आए मुझे, क्योंकि घर में तो मैंने 2 देखे ही नहीं। घर में एक ही वॉशरूम होता है, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम होता है। सो वहाँ पर जब 2 दिखे, मुझे समझ नहीं आया कि ये 2 क्यों हैं। फिर जहाँ पर लड़कियाँ जा रही थी मैं उनके पीछे चली गई। मैं उनको अपने को उनसे उनकी जैसा मानती थी। मैं लड़कों से कंपेयर नहीं करती थी। और ये सहज प्रवृत्ति बोलती है, जो नेचुरल प्रोसेस होता नेचुरल। है। नेचुरली आप, आम जो होता है हरे से पीला होता है, उसकी तासीर ऐसी है। सो हमारे जो नेचर है वो कुदरत जैसा हमें बना था, हम उसकी तरह ही बढ़ते जाए। वैसे तो इसको नेचर और नर्चर मानते हैं, सोशली जी, चीज़ें हैं, जेंडर भी, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ, कहते हैं ना, बिल्कुल। गालिब का शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुदरत ने कुछ तो पर्दे रखे हैं जो इंसान को नहीं समझ आते हैं। बिल्कुल। सो उन पर्दों को इंसान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं जब लड़कियों वाले वॉशरूम में गई तो अटेंडेंट होते हैं, हुँ। तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उन्होंने देखा हो मतलब तो, लड़कियों के वॉशरूम में आपको हाँ, नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि तुम लड़कियों वालों में जाओ, क्योंकि मुझे बूट शर्ट और निक्कर पहना के भेजा था। जी। तो मुझे बड़ी दिक्कत आई। मेरे कहा लड़की जो दीदी हैं उनको ऐसे ही बोलते थे, दीदी वहाँ जी। जा रही हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? तो लड़के लोग आ रहे हैं। सो वहाँ पुश करते रहे मेरे को, धक्का दे दे के। वहाँ लड़के फिर मेरे को बुली करते थे, छोटी छोटी, मतलब हंसते थे, मजाक। बहुत बड़ी बुलिंग नहीं होती थी, हैरेसमेंट, छोटी छोटी हंसना मजाक करना। 10-12-8 साल के पर बच्चे। वो बहुत बड़ी है एक छोटे बच्चे के लिए कि मेरे लिए बाकी उसमें, सब उस पे हँस रहे हैं या मज़ाक बना रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा हम्म, मेंटल ट्रॉमा है एक बच्चे के लिए। हाँ जी। आज के हिसाब से वो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन उस समय छोटे बच्चे के लिए बड़ी है वो। हाँ, छोटे बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी। सो मुझे समझ नहीं आया कि बच्चे हंस क्यों रहे हैं। तो अब मुझे वो इतनी बातें याद नहीं, वो क्या बोलते थे, क्योंकि वो 5-6 साल की उम्र में इतना मेरे को याद नहीं। बस इतना याद है कि जब वो धुंधली सी याद आती तो बच्चे हंसते थे मेरे पर जी। और कुछ बोलते थे। सो धीरे धीरे वो बुली बढ़ती गई, और मैं वॉशरूम, मुझे पता था मुझे जाने नहीं देंगे, तो मैं
फीमेल वॉशरूम नहीं जाती थी, बॉयज़ वाले में जाती, लेकिन मैं तब जाती थी जब कोई नहीं होता था। और टीचर मुझे डांटते थे कि तुम हमेशा क्लास के बीच में ही जाते हो। जब क्लास ख़त्म होती थी उस समय तो सब बच्चे वॉशरूम इधर उधर भागते थे, पानी पीने या वॉशरूम जाते थे, लेकिन मैं बीच में मैम को पूछ के जाती कि मुझे वॉशरूम जाना, तो वो हमेशा डांटते थे मुझे कि तुम बीच में ही हमेशा जाते हो। तो आप रश को अवॉइड करना चाहते यस, थे कि मुझे सब मिले ना वहाँ हाँ, पे। उस समय मतलब ये था कि बस मुझे सॉरी, मुझे लोग दिखे ना। कोई मिले ना हाँ, मुझे वहाँ पे। और जी। पेरेंट्स ने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की। उसके बाद फिर और जो आस-पास के जो बड़े लड़के थे 7-8 साल की उम्र के बाद उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ शुरू कर दिया। मेरे अंकल थे, उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज़ किया मुझे। मेरे बड़े कज़न थे, उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। 10-12 साल की उम्र में ये बिल्कुल आम सी बात होगी। जब घर वालों को भी बताते तो घर वाले सुनते नहीं थे। वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। मतलब को उनकी बात तो सुनते थे, मेरी घर बात वालों ने इस बात पे यकीन नहीं किया। नहीं। उसके बाद फिर 8th-9th में आके टीचर्स से बात की तो टीचर्स ने बच्चों की बात नहीं सुनी। बच्चों की बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे ही यूज़ करना शुरू कर दिया सेक्सुअली। टीचर्स ने। टीचर जो मेल टीचर था तो उसने मुझे ही यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की और फिर डरा धमका के ब्लैकमेल करके 1 डेढ़ साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर ये सब चीज़ों से मैं निकली। 9th-10th में आके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। बहुत ज़्यादा डिस्फोरिया मुझे हो गया। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ें हो गई। मैं पढ़ नहीं पाती थी, मेरे को लगता था कि बस मेरी दुनिया ख़त्म है अब। मुझे लगता था कि मैं वो नहीं हूँ, मतलब शीशे में देखती थी, मुझे लगता था कि नहीं मैं ये नहीं हूँ। मैं वो बनना चाहती थी जो मैं हूँ जो आप एक्चुअली। फील करते थे यस। फ्रॉम विद इन। एंड मैं कपड़े नहीं पहन सकती थी लड़कियों वाले, क्योंकि मुझे 7 साल की उम्र में याद है कि उन्होंने मेरे को कन्वर्जन थेरेपी करवाया था तांत्रिक से। तो ये फिर मेरे को या तो डॉक्टर के पास लेके जाएँगे या फिर किसी तांत्रिक के पास लेके जाएँगे, झाड़-फूँक करवाएँगे। अमूमन झाड़-फूँक ही करवाते हैं लोग। साइकियाट्रिस्ट या के पास तभी होता है कि जब कोई पागल हो जाता है ना, ऐसे कि मैड कोई दिमागी, तो उस समय वो, पर उनको लगता नहीं ठीक-ठाक है ये, ऐसा क्यों करे, इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। सो उन चीज़ों से मैं अवॉइड करना चाहती थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की मैंने, और जैसे ही मैं पंखे में अपना फंदा लगाने लगी, तो मेरी माँ आई, उन्होंने फटाफट मुझे हटाया। और फिर उनको मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस लिए, क्योंकि वो फिर दोबारा से मुझे लगता था वही बार-बार घूमता था कि ये तांत्रिक के पास लेके जाएँगे मुझे। वो फियर था कि यस, मेरे साथ फिर से वही सब टॉर्चर और ट्रॉमा होगा। एग्ज़ैक्टली। तो आप वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना फिर पड़ा आपको। हाँ, फिर माता ने मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम पढ़ाई की चिंता मत करो, पढ़ो ध्यान से, लगो पढ़ाई करो, और पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो कुछ बन जाओगे। गरीब रहोगे, कोई अगर अनपढ़ रहोगे तो मतलब कोई जॉब नहीं मिलेगी, और ऐसे ही धक्के खाओगे सारी ज़िंदगी। पढ़ लिख जाओगे, जॉब लग जाएगी, तो अपना डिसाइड कर लेना जैसा ज़िंदगी जीना है, वैसे जीना। सो माँ को थोड़ा बहुत हिंट तो होते हैं, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, लेकिन उनको वो हिम्मत नहीं होती दुनिया में बताने की। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ों को, उनकी भी गलती नहीं, उनको पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के। अभी तक जो आज हम 21वीं सदी में बहुत मॉडर्न, हमारे पास बहुत सारी तकनीक हैं, हमारे पास गूगल हाथ में ही है, जी। तब भी हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो उस समय 70s में उनको क्या पता। और अगर वो एक्सेप्ट करके आपके लिए एफर्ट्स करती भी, तो शायद सोसाइटी उनको भी नहीं, वो हार जाते हैं। जीने ना देती। बिल्कुल। उनको भी वही परेशानियाँ उनके लिए भी और बढ़ जाती अभी कुछ शायद। साल तक भी, अभी भी मतलब अभी भी उनको तो जीने नहीं देते हैं सोसाइटी वाले, रिश्तेदार। सो छुप-छुप के हर चीज़ को बहुत सीक्रेटली वो लोग शादी विवाह में कोई इनवाइट करता तो जाते हैं। अमूमन वो अवॉइड करते हैं, नहीं जाना, कोई पूछेगा, ये करेंगे, वो करेंगे। सो अभी भी ऐसा ही है। सो उसके कारण दिक्कतें थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पढ़ाई पे भी ध्यान दिया। 10th मेरी हो तो गई थी, बट बहुत मुश्किल से मैंने 10th किया। +2 थोड़ा-सा मेरा अच्छा गया, सेकंड डिवीज़न में मैं आई। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज अभी जो 46 हैं, जी। सेक्टर 46 चंडीगढ़ में,
ये पहले 40 में था, मेरा एडमिशन 40 में, सेक्टर 40 में हुआ था, उसके बाद शिफ्ट हो गया था, मेरे टाइम पे शिफ्ट हो गया था। और नई नई बिल्डिंग बनी थी वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया। और मैं आई वाज टॉपर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जी। 93 में। फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। वहाँ पर जब एडमिशन लिया तब भी दिक्कत आई, मेरे साथ रैगिंग हुआ। जी। बच्चे मुझे घसीट के डिपार्टमेंट के पीछे लेके गए और वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। वहाँ जाके उन लोगों ने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की, मुझे न्यूड करने की कोशिश की और सेक्सुअल अब्यूज़ किया। मैं किसी तरह उनके चंगुल से भाग के गेट नंबर 1 से पीछे पीछे भाग गई, फिर वापस डिपार्टमेंट दोबारा नहीं आई। सो अभी जो डिपार्टमेंट है अभी तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर हो गया है। बैक साइड पे काफ़ी कैंटीन्स भी हैं, अभी तो बंद है कैंटीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी की, लेकिन अ, उस समय तो वहाँ पर घास-फूस होता, जंगल होता था। सो फिर 94 में मैंने दोबारा से कोशिश की एडमिशन लेने की, एमए में नहीं बट एलएलबी में। जी। मेरा नंबर आया वहाँ पर एंड मेरे एडमिशन जो हुई थी इवनिंग में हुई, डे में इवनिंग हाँ क्लासेस। जी, डे में नहीं हो पाई, इवनिंग सेशन में हुआ। सो शाम को 5:30 पौने 6 बजे क्लास शुरू होती थी एंड वही 9 बजे करीब ख़त्म होती थी। तो ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी मतलब ये पढ़ाई में चल रही थी, अच्छा लग रहा था कि मैं लॉ करूँगी एंड फिर वकील बन के जो भी है कानूनी रूप से अगर मैं भी जानकार होंगी तो अपने राइट्स के बारे में भी तो आगे काम कर सकते हैं। नहीं भी होगा अगर मैं पहचान के साथ, पर इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दिन भी आएँगे कि जब मैं पूरी एक औरत बन के समाज के सामने खड़ी होंगी। सो एडमिशन हुआ मेरा, तो कुछ दिन बाद मुझे जब छुट्टी हुई वहाँ पर रात को 9 बज गए थे शायद, तो एक लड़का आया मेरे पास, उसने कहा कि तुम्हें ना कुछ सीनियर बुला रहे हैं। वो मुझे एक क्लासरूम में लेके गया, वहाँ पर 10-12 लड़के बैठे हुए थे और उन लोगों ने मेरे साथ जैसे रैगिंग करते ही हैं शुरुआत में, गनवाने गाना गाने के लिए बोला, नाचने को बोला, नाम पूछा, सब कुछ इंट्रोडक्शन देना पड़ा। फिर कहा कि तुम्हारे बॉडी बड़ी चिकनी है, इस तरह मतलब जो सेक्सुअली उन्हें कमेंट करने शुरू कर दिए, कपड़े खोलने शुरू कर दिए मेरे और मैं उनके पाँव पड़ गई, मैं रोई बहुत ज़्यादा। उनमें से एक लड़का था जिसने उसको थोड़ा-सा वो दया आई, तो उसने कहा कि इसको जाने दो यार। तो उसने इंटरवेंट किया और मुझे कहा कि तुम फटाफट कपड़े पहनो जाओ। तो मैं वहाँ से भागी और फिर दोबारा से वो भी लॉ भी मेरे से छूट गई। तो लो आपने तो छोड़ दी, उसके लॉ बाद कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, फिर मुझे तो शर्म ही बहुत आई और दोबारा से उन लोगों को फेस करना, उनके सामने से गुज़रना, वैसे भी मैं लड़कों से बहुत शर्माती हूँ। मुझे अभी याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में जब भी हॉस्टल के आगे से गुज़रना होता था, तो मैं वेट करती थी कि लड़का कोई नज़र ना आए मुझे। तो मुझे शर्म आती थी लड़कों के आगे से गुज़र, ये लोग कमेंट करेंगे मुझे देख के। मेरा चलना, उठना, बैठना, ये लोग कहेंगे छक्का जा रहा है या कुछ भी जो भी कमेंट कसेंगे। तो अवॉइड करती थी मैं इस सब चीज़ों के लिए। तो बहुत मुश्किल से मतलब समाज में रह पाई, उसमें जब भी जॉब इतनी कर स्ट्रगल रही, इतनी फाइट्स करी, इतना कुछ बर्दाश्त किया, वो पावर, वो शक्ति, वो मोटिवेशन कहाँ से मिली कि अब लड़ना है, अब खड़े होना है, अब किसी की परवाह नहीं करनी, अब जो होगा देखा जाएगा? और शायद वही एक स्पिरिट है जो आज आपको आई आई वुड से कि शायद पूरी लाइमलाइट आप पर है। एक जो वर्ल्ड ऑफ शेम था वो वर्ल्ड ऑफ फेम बन गया है आपके लिए। सो दैट एक्चुअली मेक्स मी फील सो सो प्राउड ऑफ यू। तो वो एक मोटिवेशन क्या थी, वो एक पावर क्या थी, वो कहाँ से मिली और फिर स्टोरी कैसे बदली? ये बस 5-10 साल तक ऐसा ही चलता रहा। 2002 में मैंने 2002 तक तो मैंने काफ़ी जॉब वगैरह की, लेकिन हर जगह मेरे को धोखे ही मिले, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही। यूनिवर्सिटी में भी जॉब की, वहाँ पर भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम रही, केस हो गया था, वहाँ पर मेरे को फँसा दिया गया। तो काफ़ी 9 महीने जेल में रहने के बाद बाद में ये जब केस ख़त्म हुआ 2014 में ख़त्म हुआ, तो मेरे खिलाफ़ तो कोई एविडेंस था नहीं क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी जी। एंड बाकी लोग थे उनके खिलाफ़ भी कोई एविडेंस नहीं था। सो जो केस था वो एक्चुअली
जज ने कहा कि इसके इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो उन्होंने उस केस को खारिज कर दिया। लेकिन मतलब आप सोचिए 16 साल 98 से लेकर 2014 तक मैं बहुत बुरे एक दौर से गुजरी हूँ। हालांकि इसी दौरान मैं एम्पावर्ड भी हुई हूँ। 2002 में 2001 में मैं जेल से बाहर आई और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, क्योंकि मेरे को जेल में भी काफ़ी सेक्सुअल अब्यूज़ सहना पड़ा। वहाँ पर भी मुझे सेल जो मिला वो लड़कों का था। वहाँ पर जो लड़के 4-5 लड़के और थे मेरे साथ में, वो भी मेरे को टॉर्चर करते थे। एंड एक और वहाँ पर गैंग थे, वहाँ 2 गैंग मेरे लिए लड़ते थे, ये हमारे साथ रहेगा, ये हमारे साथ है। सो उनको लगता था ये हमारे जैसे रखेल नहीं होते हैं, इस तरह से हमारे साथ रहेगा सेक्सुअली अब्यूज़ करने के लिए, क्योंकि अंदर तो और कोई साधन नहीं है। सो उनको लगता है कि इसी के साथ हम लोग सेक्सुअली तो क्योंकि आपको मेल प्रिजन में यस। रहना पड़ा। अब जाके ये सब चीज़ें हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो अब जब ठीक हो रही हैं। आप सोचिए 15-20 साल पहले तो ये सब जी, चीज़ें, इसके बाद बात ही नहीं होती बात थी। नहीं अभी होती भी थी। बहुत मुश्किल से अभी प्लानिंग चल रही है। अभी सो भी पूरी एक्सेप्टेंस नो। नहीं है। सो अभी सो उसके बाद 2002 में मैं एक इवेंट था सेक्टर 17 में, प्लाजा में। उस समय कार्निवल होते थे सैटरडे को, तो हम लोग कार्निवल अटेंड करके अपने अपने घर जाने, हमारे मेरे साथ हम 20-25 जो ट्रांस वुमेन थे वो हम मिलते थे हर हर हफ्ते सैटरडे वगैरह को। सो हम लोग इकट्ठा हुए, तो जब ख़त्म हुआ प्रोग्राम तो सब अपने अपने घर जाने लगे और मैं भी अपने घर जाने लगे। करीबन रात को 10 बजे करीब एक लड़का हम मेरे को फॉलो करते आया और नीलम के पास आते आते उसने मेरे को रोका। उसने कहा कि तुम्हारे पास माचिस है? मैं कहा नहीं, मैं तो सिगरेट वगैरह नहीं पीता। सो वो मेरे को बातें करने लगा, मुझे उलझा के रखा ऐसे ही 2-4 मिनट। फिर कहता है 2 मिनट रुको, कहते हैं बात करना है। मैं कहा फिर वो अपनी उसमें मुझे अपनी बातों में उलझा दिया उसने। एंड 10-15 मिनट हुए तो कहता है कि मुझे भी पता नहीं चला कि हम लोग कब इतनी देर तक बात कर बात पाए। करते रहे। उसने कहा कि हम लोग एक गेड़ी, हम लोग अम्बाला से हैं, गेड़ी मारते हैं, मेरा एक फ्रेंड भी है, तो चंडीगढ़ का हमें ज़्यादा पता नहीं, तो हम गेड़ी लगा लें। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, कोई 5 मिनट की बात है क्या? तो ऐसे ही मुझे उसने फोर्सफुली अपने कार तक ले गया। मैं भी मान गई, मैं चलो 5-7 मिनट की बात है, तो मैं उसके साथ चली गई। एंड जो उसका दोस्त थी वो भी आ गया था। वो कार चला रहा था और मैं पीछे बैठी थी। तो 5-7 मिनट बाद जैसे ही मैंने देखा कि घड़ी में, मैंने कहा अब हो गया, टाइम हो गया, तो मैंने कहा मुझे उतार दो। कहते ऐसे कैसे उतार दें? उसने पिस्टल निकाला और मेरे कमर पे रख दिया और मुझे किडनैप करके अम्बाला लेके गए। अम्बाला में कोई हॉस्टल था, बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पर 20 लड़कों ने पूरी रात रेप किया और सुबह मुझको उठा के कार में अ, अम्बाला के जो बस स्टैंड है रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर मुझे छोड़ दिया सुबह 4-5 बजे के बाद। तो सर्दियों के दिन थे, तो जब मैं सुबह, मैं 1 आध घंटे तक बैठी रही हूँ क्योंकि मेरे से चला नहीं गया। मैं वेट करती रही बस कोई आएगी, और बस आ भी रही थी बहुत सारी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं एक बस आई हरियाणा रोडवेज की, उस पे चढ़ गई। चढ़ के मैं सबसे लास्ट वाली सीट में बैठ गई। कंडक्टर आया, उसने मेरे से पैसे माँगे टिकट के, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं कहा, उसने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मेरा पर्स खो गया है। सो मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरे पास पैसे नहीं। कह हुँ। तो वो समझ गया मेरे बोल चाल से, तो वो मेरे पास ही बैठ गया। उसने कहा ठीक है, तुम अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें टिकट दे दूँगा। तो वो रास्ते में चलते-चलते मेरे पास बैठा रहा। उसने मुझे भी मेरा हाथ पकड़ के अपने थाइज़ पे रगड़ने लगा। तो ये चीज़ें मतलब समाज में हमें को लोग ना नॉर्मल समझता नहीं कोई। सो चंडीगढ़ आते-आते जब वो बस स्टैंड सेक्टर 17 में जब आईएसबीटी में उतरा, तो मैंने कहा मैं 2 मिनट में आया, मेरे साथ चलोगे? मैं कहा रास्ते में पूछ लिया था उसने। मैं कहा ठीक है चलूँगी। पर मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता था ये मेरे को रास्ते में उतार देगा। तो सेक्टर 17 में जब बस रुकी तो कहता मैं 2 मिनट में आया रिपोर्ट करके। तो जैसे ही वो गया मैं वहाँ से खिसक गई और सेक्टर 17 के पुलिस थाने में चली गई। वहाँ पर कंप्लेन करने की मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा ये यहाँ पर केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, आप अम्बाला जाओ। अच्छा। तो फिर मुझे बिठा लिया, उन्होंने मेरे से मजाक करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछा।
तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकली, मैं कहा ये तो कुछ होगा नहीं, एंड मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन तो मैं सोई नहीं, एंड मैं रात को उठी, रात को 12-1 बजे फुल मून नाइट थी, उठ के घर से भाग गई ऐसे ही नंगे पाँव। जब मैं घर से निकली, साथ में मेरे एक साड़ी का पूरा कपड़ा था, वो मैंने पेड़ पे बांधा। घर के पास ही हमारा जंगल भी था, तो वहाँ पर गई, फुल मून नाइट्स थी। तो जैसे मैंने टांगा तो गले में टांगने की कोशिश की, और फिर सोचने लगी कि मतलब अपने फ्लैशबैक पे गई, इस तरह से मैंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची, काफ़ी स्टडी करने के बाद मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। और मैं जो आज अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हूँ, वो मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था, मैंने कोई रेप नहीं किया, मैंने कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं किया और सज़ा मुझे मिल रही है, ऐसा सोच रही। और उन लड़कों को कुछ नहीं गया, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कुछ भी हुई। नहीं है। तो फिर सोचा कि मर क्यों मैं रही हूँ, मैं क्यों मर रही हूँ, मुझे तो मरना नहीं चाहिए, और मरना तो उनको चाहिए या उनकी सोच को चाहिए। ऐसे समाज की जो गली सड़ी सोच है उनको ख़त्म होना चाहिए, मैं क्यों मरूँ, मैंने तो ऐसे कोई पाप किया भी नहीं है। तो मैं अपना रस्सी हटाई कि मैंने कहा मैं नहीं मरूंगी, और आज के बाद मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी, और मैं समाज के अंदर जो ये सड़ी गली सोच है ना, इसको बदलने की कोशिश करूंगी। फिर घर गई, घर पे नॉर्मल जैसे मैंने जीना शुरू किया, लेकिन मेरे अंदर वो जो तीर जो था ना, पॉइंट आ गया कि मुझे समाज को बदलना है। तो वो कैसे हो, वो नहीं समझ आ रहा था कैसे बदलूं। पर वो एनलाइटनमेंट उस रात यस, को आई जब आपको लगा कि मुझे अपने आप को खत्म खत्म कर देना है, पर खुद ही को खुद से खोने से बचाया, यस। और फिर खुद को पूर्ण रूप से पाया। फिर सो आई थिंक वो जो एक नाइट है, आई थिंक वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ की, जिसे शायद आप सारी उम्र याद रखेंगी। फुल मून नाइट्स होती है ना, क्योंकि फुल मून चंद्रमा नाइट इज अ वेरी स्पेशल नाइट ऑब्वियसली, एंड आई थिंक वो शायद एक अवेकनिंग थी, एक एनलाइटनमेंट थी, जो शायद यूनिवर्स ने ही आपको दी कि यू कैन नॉट एंड अप हियर, यू आर सपोज टू गो फार अवे, और खुद की ही नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को रोशन करना है। सो हैट्स ऑफ टू यू कि खुद को खुद मोटिवेट किया। थैंक यू। जब हम एक्सेप्टेंस फ्रॉम दी वूम की बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि हम मदर नेचर की बात कर रहे हैं, कि मदर नेचर ने, यूनिवर्स ने हमें जैसे भी क्रिएट किया है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, और एक लेबल दे दिया गया उनको, जो उनके लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाता है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। सो आपको क्या लगता है कि समाज की ऐसी क्या सोच है जो अभी भी चल रही है, या जिसे हमें बदलना चाहिए, और हम इसे कैसे बदल सकते हैं कि वो एक डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड का जो एक टैग लगा देते हैं, हम उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं? देखिए, ये समाज खुद ही चीज़ों को क्रिएट करते हैं। पहले हैंडीकैप वर्ड यूज़ होता था, जो कि बहुत डेरोगेटरी वर्ड है। ये अमेरिका, लैटिन अमेरिका में शुरू हुआ था कई दशक पहले, मतलब सेंचुरीज पहले। क्योंकि पहले ये माना जाता था कोई भी डिफरेंटली या डिसेबल पैदा होगा वो भिखारी होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या करते थे, जो कोई बच्चा बड़ा होता था वो उसको कॉर्नर पे जाके, नुक्कड़ पे जाके बड़ी हैट पहन के, जो काउबॉयज हैट पहनते हैं, और या फिर बाजा हारमोनियम हाथ में रख के या वायलिन ये बैठ के बजाते थे। जो जिस तरह की भी उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है, वो उसके हिसाब से वहाँ बैठ जाते हैं, बट हैट भी ज़रूर होता था। सो जब भी कोई आता था उनके सामने से, वो हैट निकालते थे एंड उनके आगे कर देते थे। सो वो अपना कोई कॉइन वगैरह उसमें डाल देते थे। सो जो है ना, कैप इन हैंड जो है, वो वर्ड बाद में धीरे धीरे हैंडीकैप बना। ओके, हाँ, कैप इन हैंड, हैंडीकैप। ओके, इसका मतलब भिखारी। जी, इसलिए ये वर्ड हट गया। कोई भिखारी नहीं होता। हम टैग लगा देते ना कि ये लोग भिखारी, जैसे अब हिजड़ा कम्युनिटी या ट्रांस वुमेन, किन्नर, उनको सोचते कि नाचने गाने वाले भीख मांगने वाले लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे अब तो समाज में सोसाइटी में अपनी जगह बनाई है ट्रांस वुमेन ने, ट्रांस मैन ने अपने एक अलग से स्पेशल वो स्ट्रगल करके उस जगह आए हैं। किसी ने कुछ नहीं दिया हमें, हम सुप्रीम कोर्ट भी खुद गए,
हमने पार्लियामेंट का दरवाज़ा भी खुद खटखटाया। देने वाले जो है वो हो सकता है पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, कि हमारे को ये दिक्कत है, हमारे को ये प्रॉब्लम। सो जो चीज़ें हैं वो टैग लाइन जो हमें टैग लगा दिया, कब टैग तो कपड़ों का होता है, ठीक है ना, किसी इंसान का टैग नहीं होता, वो शरीर लेकर आता, उसका नामकरण कर दिया जब उसका ये है, उसका जेंडर वो है, ये ऐसे इंसान है, वो ऐसे इंसान है। तो ये सब चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए कि हमें किसी को टैग नहीं लगाना है। वो जैसा अपने आप को स्वतंत्र है, वो जैसा फील करता है, जैसा वो अपने आप को समाज में दिखाना चाहता मानता है, वो उसको लेट देम डिसाइड कि वो कैसे वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है। सो ऐसे ही हमारे लिए भी है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं, क्या फील करते हैं, लोगों को डिसाइड नहीं करना, हमें डिसाइड करना है कि हम अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, कि अपने आप को क्या मानते हैं। ये हमारा शरीर, मेरी बॉडी, मेरा रूल्स है ना, किसी और का ये इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। इसीलिए डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांग कोई भी इंसान हो, चाहे वो ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन हो, नॉन बाइनरी लोग हैं, लेट देम डिसाइड। उनको राइट्स मिलने चाहिए पूरे, उनको स्वतंत्र जैसे बाकी लोग हैं, इक्वल राइट्स के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी भी मिलनी चाहिए बराबर के साथ में। तो ये इस पे किसी चीज़ का, किसी का, इंसान का दखल नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं। जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी कुछ ट्रांस लोग भी हैं, एक दो, जिन्होंने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है। हालांकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर भी उन्होंने छुप के जैसे भी अपनी आइडेंटिटी को ना दिखाते हुए वहाँ पर compete किया है और मेडल भी लेके आए हैं। आपका एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, ब्रेन वर्क्स बॉडी रिस्पॉन्ड्स। सो मुझे ये बहुत खास लगी लाइन, और मैं इसके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहूँगी। हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, जैसा वो सोचता है शरीर वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। सपोज मुझे औरतें पसंद नहीं हैं सेक्सुअली में जी, ठीक है ना, मेरा ओरिएंटेशन नहीं है, उनकी तरफ आकर्षण नहीं है सेक्सुअली जो बात कर रही हूँ मैं। सो मेरा ब्रेन वो मेरे को मैसेज है, तो उसी पे बॉडी रिएक्ट करती है। वो उसके अंदर कोई हरकत नहीं होती है, क्योंकि मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन वैसे नहीं है, ठीक है ना। और मैं ये भी कहती हूँ, जैसे ब्रेन अगर हमारा जो ब्रेन डिसाइड करता है हर चीज़ को, हमारा सिर्फ सेक्सुअली नहीं, जेंडर के वैसे भी, अगर हम लोग मेरे हाथ उठ रहा है तो मेरा ब्रेन उसको मैसेज कर रहा है। मेरा हर अंग जो है, क्योंकि मैं ब्रेन को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। हमारा शरीर का कोई भी अंग कट जाए, टांग कट जाए, हाथ कट जाए, शरीर कोई भी अंग कट जाए, शरीर डेड नहीं होता है, फिर भी वो काम करता है। लेकिन ब्रेन अगर डेड हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाता है। इसलिए मैं ब्रेन को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। ब्रेन जैसा सोचता है वो शरीर उसको करना पड़ता है, शरीर को उसका दास है, उसका मतलब वो उसको ड्यूटी है ब्रेन को मानना। सो ब्रेन जो मैसेज करता वो बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है, उसको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग, अगर मेरा ब्रेन मुझे कहता है तुम औरत हो, तो मेरे शरीर को करना पड़ेगा वो जी, उसी लिए हम लोग उस शरीर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जेंडर अफर्मेशन सर्जरी हो, कुछ भी, हाँ हार्मोन्स लेते हैं कुछ भी, तो वो ब्रेन के कहने पे लेते हैं। एंड आप तो जानते हैं कि ब्रेन को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग सोच हैं, बस हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है। जी, बीइंग डिफरेंट, मैं इसको बीइंग यूनिक कहना चाहूँगी आपके केस में, कि बीइंग यूनिक हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर यू इन डिसगाइज। मुझे लगता है कि शायद आम लोग वो नहीं कर सकते जो आपने करके दिखाया है। आम कोई इंसान इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सकता जो आपने अचीव किया है। पर फिर भी मैं देखती हूँ कि आज का हमारा जो यूथ है वो छोटी छोटी बातों को लेके परेशान है, डिप्रेस है, एंग्जाइटी हो जाती है उन्हें, और वो बहुत नेगेटिव सोच में चले जाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि जिनकी लाइफ में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें और वो इतना परेशान हो जाते हैं, तो हाउ शुड दे डील विद इट? कैसे डील करना चाहिए, कैसे अपने आप को बेहतर समझें? ये तो भागीरथ प्रयास है
देखिए भागीरथ जब पैदा हुए थे तो वो डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड थे, ठीक है। तो उन्होंने गंगा को इस धरती पे ले आए, गंगा को मजबूर किया कि उनके पीछे चलें। सो हमें छोटी छोटी बातों पे परवाह नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैं पहले परवाह करती थी, मुझे लगता था मैं तब दुनिया की परवाह करती थी, अब दुनिया मेरी परवाह करती है, तो आई डोंट बॉदर। जी। सो लोग मुझे देखते हैं, हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, तो अगर हंसते भी हैं तो मुझे लगता है कि आई एम सेलिब्रिटी। यस। यस। तो वो जो फील है, जो भाव है, ये हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। हम अपने आप को कितना कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें ही कोशिश करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। मेरी आइडेंटिटी को रिवील करना भी, वो भी मेरा ही। दुनिया में जो लोग हैं वो ऐसे के वैसे रहेंगे, अगर बदल भी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि दुनिया के इंतज़ार करें कि कब बदलेंगे, तब मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील करूं, मैं दुनिया के सामने आऊं, तो दुनिया तो आपके लिए कभी नहीं बदलेगी। दुनिया तब बदलेगी जब आप बाहर आओगे, उनका रिएक्शन आएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, वो हंसेंगे, मजाक बनाएंगे आपका। बहुत, मेरे को भी बहुत लोगों ने मजाक बनाया यूनिवर्सिटी में, इवन की 2016 की बात है, लोग मेरे को पीपल से यू आर डिसऑर्डर, आई से यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई नेवर फॉलो ऑर्डर। हम क्यों ऑर्डर फॉलो करेंगे, हमने, कुदरत ने हमें ऐसे ही बनाया। हम एंड मैंने मतलब है तो चलो मुझे अच्छा नहीं लगता वो बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां मेरे पर हंस रही थी, काफ़ी देर तक मैं उनको अवॉइड करती, लेकिन बाद में मैंने कहा बिच आई एम फेबुलस। सो अपने आप को खूबसूरत मानना, अपने आप को फेबुलस मानना, डिफरेंटली जो है, डिफरेंट जो है वो, डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक। It is unique. It is being rare. Yes. So that's why you're special, and that's why the whole world knows you today. So the acceptance of oneself is important. And बाहर से acceptance की जरूरत नहीं है, acceptance को अंदर से खुद महसूस करना बहुत जरूरी है। Exactly. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपके नेम से एसोसिएटेड। जनरली जब हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं लाइफ की, तो हम अपने नाम को ज़रूर बदलते हैं। हमारे समाज में तो एक लड़की का नाम बदल दिया जाता है जब उसकी शादी होती है, उसके नाम के पीछे उसके ससुराल का नाम लगा दिया जाता है। आपका नाम आज भी धनंजय ही है। सो आपने ये कैसे डिसाइड किया, और आपके मन में क्या इमोशन था कि मुझे यही नाम रखना है आगे? देखिए, नाम का कोई जेंडर नहीं होता। जैसे मैंने कहा, कपड़ों का टैग तो कपड़ों का होता है, तो नाम का कोई जेंडर नहीं होता। नाम ना तो फेमिनाइन होते हैं, ना ही मैस्कुलिन होते हैं। जो धनंजय ही अलंकार है, ये अलंकृत किया गया है, ये उसकी प्रशंसा की गई, किसकी? अर्जुन की। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ही संबोधित करते हैं, हे धनंजय, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में दक्ष था, परफेक्ट था, वो इंद्रियों का कंट्रोलर था, इसलिए उसको धनंजय कहा गया। तो धनंजय तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, किसी भी फीमेल मेल को। एंड सेकंड, दूसरा, मुझे दुनिया को मजबूर करना था। बोलिए, आपको जो आदत पड़ी हुई है ना, उस चीज़ से बाहर निकलना, आपको मैडम बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपको और लोगों ने माना भी, वो धीरे धीरे लोग मेरे को मैम ही बोलते, धनंजय मैम जी। सो दूसरी बात, एक और रीज़न भी है, जैसे अभी मेरे को देख के बहुत सारे जो ट्रांस मैन है, इंस्पायर होता है कि उनका जो नाम है वही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे तो चलो निक नेम तो कोई कुछ भी रख लेता है, ठीक है, मुझे भी घर में रेखा करके बोलते हैं, बट मेरा नाम डॉक्यूमेंट में यही। सेकेंड थिंग ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है जी, ठीक है ना। सो उन चीज़ों को भी अवॉइड करें। क्यों इतना धक्के खाने, हमने ज़िंदगी में वैसे ही बहुत धक्के खा लिए हैं। तो अब जब हमें आइडेंटिटी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, पार्लियामेंट का बिल भी पास हो गया, सब कुछ है, तो जो आदत पड़ती है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है लोगों को एक्सेप्ट करने में। तो धनंजय भी अब मैडम ही हैं, लोगों ने एक्सेप्ट किया, मुझे ऐसे ही लोग बुलाते हैं। एंड जो जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम फ़ोन पे ही सुनते हैं, तो सर भी बोल देते हैं, मैं उनको करेक्ट करवा देती कि आई एम ट्रांस वुमन एंड मेरा नाम धनंजय है, मैं अपने आप को शी, और मेरा जो प्रोनाउंस है वो शी और हर है। सो उनको बताना पड़ता है, देन वो फिर उसको करेक्ट कर लेते हैं। और ये वैसे ड्यूटी हर एक इंसान की होती है कि वो किसी भी इंसान से बात करे तो उसको पूछ ले कि मैं आपको कैसे संबोधित करूँ। जी, ठीक है, ये बहुत
एक क्या ना सदाचार है, एक इंसान को पूछना चाहिए। और मुझे मुझे अब उस चीज़ की कोई परवाह नहीं, कोई कैसा क्या मेरे को बोलते हैं। मैं अपने जो कहते हैं ना, हाथी अपनी चाल में चलता रहता है, उसको मस्त, मस्त, मस्त उसको कोई रहना। फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन फॉर योर नेम, क्योंकि नेम हमारी आइडेंटिटी है जो हमें बचपन से मिली होती है, और उसको बदलना या उसी को एक्सेप्ट ना करना भी आई थिंक अपने आप में डीमोटिवेट होने वाली बात है कि हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी डॉक्यूमेंट्री है एडमिटेड, उसमें आपने एक पार्टनर के होने की आस जाहिर की है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको आपका वो सपना पूरा हुआ, या आपको लगता है कि हाँ अब कुछ ऐसा है मेरी लाइफ में जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, या मेरी लाइफ में जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है एक पार्टनर के रूप में, क्या वो पूरी हुई? बिल्कुल, सही कहा आपने कि जो मेरा एक सपना था, एक पार्टनर हो ज़िंदगी में, सपने तो बहुत थे, बहुत हैं, और वो उसको पूरे हो धीरे-धीरे पूरे हो रहे हैं अपने सब आप। पूरे होंगे। मतलब कुदरत अपने आप, मुझे किसी चीज़ के एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, टच वुड, मुझे कोई चीज़ का एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, वो अपने आप ही सामने आ जाते हैं। जैसे कोई भूला-बिसरी यादें आ जाती ना, वो इंसान सचमुच मेरे सामने खड़े। जिन लोगों ने मेरे को संगीत सिखाया था 30-35 साल पहले, वो सामने खड़े हो गए। डांस सिखाया था जो, वो सामने खड़े हो गए। पुराने दोस्त सामने खड़े हो गए। सब चीज़ें घर की कामना की थी, वो पार्टनर की कामना की, तो वो सामने आ गया। लॉकडाउन में मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, ही इज़ अ ट्रांस मैन एक्चुअली। तो ट्रांसजेंडर के अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ट्रांस वुमेन, जी, ट्रांस मैन, ट्रांस। इंटरसेक्स लोग आते हैं। तो उसने मैसेज किया, मैंने थोड़े दिन अवॉइड किया। मैं ऐसे तो बहुत सारे मैसेज करते हैं लोग, तो धीरे धीरे वो मेरे को फॉलो करने लगा। फिर मैंने उसको काफ़ी 1 महीने बाद उसको हेलो करके भेजा, एंड उसके बारे में फिर चेक करना शुरू किया मैंने। धीरे धीरे हम लोग बात करना शुरू हुए मैसेंजर पे, फिर हम व्हाट्सएप पे आ गए, और व्हाट्सएप से धीरे धीरे फिर हम लोग रियल लाइफ में, हम फर्स्ट टाइम 2020 में मिले मेरे बर्थडे पे। तो उसके बाद मुझे लगा कि जब हम लोग मिलते रहे, तो उसके जैसा इंसान फिर मुझे लगा कि दुनिया में नहीं होगा कोई। क्योंकि मुझे लगा कि मेल के साथ मैं अगर कोई अपनी अपनी सोच है, मेरे को लगता था कि मेल के साथ मैं फ्रेंडशिप करती हूँ या पार्टनर बनाती हूँ, तो वो कुछ साल बाद ये सोचना शुरू कर देते हैं ज़्यादातर लोग कि मेरी वाइफ होनी चाहिए जिसके बच्चे हों, जी। फैमिली हो। सो ट्रांस मैन का मुझे लगा कि ये मुझे प्यार करता है, मुझे अच्छा लगता है, और धीरे धीरे कब प्यार होगा ये भी नहीं पता लगा। मैंने नेचुरल। एक दिन उसको कहा कि मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, एंड हम लोग बर्थडे पे मिले। उसके बाद फिर लगातार मिलते, एंड 2021 में हम परमानेंट साथ में रहने लगे। एंड नाउ ही इज़ इन चंडीगढ़। वो लखनऊ से हैं, रुद्र प्रताप सिंह। लखनऊ से था, अब तो चंडीगढ़ का है, जॉब कर रहा है सिंडलर प्राइवेट लिमिटेड में। सो जो एक्सलेटर बनाते हैं कंपनी में, एंड अच्छी पोजीशन पे है, एंड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मेहनत करता है काफ़ी। एंड हम दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, एंड हम एक दूसरे को कभी डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। बिल्कुल। सो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। अब मेरा सपना बहुत है अभी, सपना ये भी है कि देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई ट्रांसजेंडर बने, तो वो सपना भी एक दिन पूरा होगा। उसके लिए भी मैं लगातार सोचती हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि ऐसा कोई ट्रांस हो जो बहुत समझदार हो, परिपक्व हो, एजुकेटेड हो, और सबको समझने वाला हो। जो नर और नारी के भेद से ऊपर हो, जो जी। सारे जो कर्म धर्म सब इन चीज़ों से ऊपर उठा हो, जो महात्मा हो एक्चुअल में। सो ऐसा इंसान आए और वो देश के सर्वोच्च स्थान पे बैठे और सभी की सेवा करें, देश की सेवा करें। ये सपना है मेरा। सो माय हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि हमें कब क्या कहाँ चाहिए, और वो उसे उसी वक्त पर हमारी लाइफ में ले आते हैं। एग्जैक्टली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग रुद्र जी इन योर लाइफ, एंड विश यू अ ब्यूटिफुल एंड अ ब्लिसफुल लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच। रुद्र जी के साथ आपका जो रिलेशन है, और आप एक साथ रह रहे हैं,
इसको लेके आपको क्या लगता है, इसके लिए भी आपको कोई स्ट्रगल करनी पड़ी, कोई फाइट करनी पड़ी टू बी एक्सेप्टेड बाय योर फैमिली एंड द सोसाइटी अराउंड यू? एक्चुअली क्या है कि फैमिली एक्सेप्ट तो कभी भी नहीं करना, खुद को करते दूसरे को भी, दूसरा उसके साथ और चिपक जाए तो और वो तो नहीं करेंगे। सो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सोसाइटी के मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करती हूँ क्या सोचते हैं। सोसाइटी में रहती हूँ, सोसाइटी के हर चीज़ तौर तरीके सब मैं करती हूँ पूरे, लेकिन सोसाइटी अगर मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करें सो देन आई डोंट बॉदर। सब बराबर हैं, सबके अपने अधिकार हैं, तब सब साथ में चलें, जॉब करें, नौकरी करें, खाएं पिएं, मज़े करें, ये ज़िंदगी है। अगर कोई डिक्टेट करके अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश करे देन फिर मेरा रिएक्शन होता है। तो अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी से हम कुछ सुनना नहीं चाहते। मुंशी प्रेमचंद ने एक ऐसे वाक्य लिखा है अपनी किताब में गोदान में कि जब इंसान नर और नारी के भेद से ऊपर उठ जाता तो वो महात्मा हो जाता है। सो हम लोग उन चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं, बहुत सारी दुख झेल लिए, अब तो बहुत चीज़ों को हमने देख लिया कि हर दुख, उससे बड़ा दुख तो कोई हो नहीं सकता जो हमने देखे हैं। वो बहुत ठीक बड़े, है, वो चीज़ें हैं। हमने, लोग बोलते हैं नहीं, अभी भी हम एग्जांपल देते हैं, अपनी उदाहरण दे कि बाकी बच्चे भी तो हैं, वो भी तो सह रहे हैं, ये हैं। बहुत लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं कि बाकी भी तो सहते हैं। मैं कहा देखिए, कम से कम वो अपने माँ बाप के साथ तो है ना जी, अपने घर में तो है, उनके पास छत तो है, उनको खाने को है। जिसके पास खाने को नहीं, छत नहीं है, वो भीख मांगेगा, वो हाथ फैलाएगा, वो सेक्स वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, सो इस चीज़ों को स्ट्रगल करके सब चीज़ों को नॉर्मल चीज़ों जो की हैं एंड सभी नॉर्मल हैं, सब इंसान नॉर्मल हैं। रुद्र के साथ मिल के हम काफ़ी अच्छी चीज़ों को हम लोग सोसाइटी में, लोग हमें एग्जाम्पल मानते हैं, मतलब उनका आइडियल दोनों को। so this is more of acceptance, you've accepted each other the way you are, एक दूसरे की यूनिकनेस को एक्सेप्ट किया है होल हार्टेडली। सो आई थिंक शायद ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके रिलेशनशिप का। बिल्कुल, हम एक दूसरे को समझते हैं, फीलिंग्स होती हैं। हमारा बेशक फिजिकल रिलेशन, मुझे हमें नहीं लगता कि फिजिकल रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट होता जितना इमोशनल, जो इंसान की कनेक्ट विद ईच अदर, उसको देखते ही मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे खुशी आ जाती जब वो शाम को घर आता तो मुझे लगता कि मेरा कोई है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जिस के बारे में जो मैं बात कर रही थी, कि आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू मी, वी आर देयर फॉर ईच अदर। सो आई थिंक वो एक जो सेटिस्फैक्शन है किसी के आपके लाइफ में होने की कंप्लीटली, वो शायद पूरी हुई है रुद्र जी के आने से। बिल्कुल राइट। रिसेंटली मैंने पढ़ा कि चहल फैमिली ने आपको अडॉप्ट किया है, आपको रुद्र जी को, एंड मुझे वो बहुत हार्ट वार्मिंग लगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं इन शॉर्ट अगर आप मुझे कुछ बता सकें कि वो कैसे हुआ और क्या आपको फील हुआ, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, ये भी बहुत पुरानी मतलब मेरी स्टोरी है कि जब मैं 16-17 ईयर ओल्ड थी, मैं कथक सीखती थी यहीं प्राचीन कला केंद्र में। तब मेरे साथ एक डांस सीखती थी लड़की, वो मेरे से सीनियर थी। तब समीरा कोसर था, बाद में फिर उन्होंने पीएचडी की तो डॉक्टर समीरा कोसर हुई। एंड मैं कुछ साल तक सीखती, उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट कर, क्योंकि घर में और प्रॉब्लम शुरू हो गई। घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुझे, ये जनानी वाला डांस, ये वो कर सब, बहुत बहुत दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने छोड़ दिया। एंड उसके बाद मेरा स्ट्रगल खुद कर रहे हैं। तो आज इतने साल, पिछले साल हम संगीत नाटक अकेडमी के मेंबर बने, मैं भी बनी और वो भी। हम मीटिंग में थे और मैंने जब उनको देखा तो एकदम से याद आया कि ये तो वही हैं जिनके साथ मैं डांस करती थी। तो आज ये विख्यात जो मतलब कथक डांसर हैं जयपुर घराने की। एंड ये भी पता लगा कि ये उसी प्राचीन कला के हैं जो जिनका गुरु माँ शोभा कोसर जी, तो उनकी बहू है, उनके बेटे की वाइफ हैं। तो अब हम जब मीटिंग ख़त्म हुई, उन्होंने मेरा नंबर लिया एंड मैंने बात की उनसे। मैं कहा आपको याद है हम लोग डांस करते थे? कहते नहीं। फिर मैंने को याद दिलाया, फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, हम डेली बात करने लगे, मेरे बारे में पूछने लगे, कहते आप डांस सीख लो मेरे से। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा दोबारा से वही कितने साल, 35 साल बाद दोबारा डांस सीखना शुरू किया मैंने कहा ना कि दोबारा चीज़ें वो अपने आप ही वापस आ रही हैं।
डांस शुरू किया तो धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि मेरे दिक्कत आ गई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और मैं मजबूरी में कुछ दिन के लिए बधाई पे चले गई। तो कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आई, किसी ने हमारे तरफ ध्यान भी नहीं दिया, तो उन चीज़ों पे मैं फिर उसके कारण मैं बधाई पे गई कुछ दिन के लिए। और एक दिन मैं बधाई पे थी और हम लोग नाच रहे थे तो किसी घर पे, तो उनका फ़ोन आ गया, कहते रेखा तुम कहाँ हो? वो रेखा बुलाते मुझे। तो मैं कहा मैं बधाई पे हूँ। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो ये और मेरे को सुबह मिलो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सुबह गई, उन्होंने रात को बात की होगी, उनकी सिस्टर अमेरिका में रहती हैं, डॉक्टर ममता चहल, उनसे ही बात की होगी, फादर मम्मी से ही बात की होगी, सबसे बात करके सुबह हम लोग, मेरी मीटिंग थी उनके फादर के साथ, तो हम लोग मिले, बात हुई और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग साथ में डांस करते थे, बहुत पुरानी बात है, हम लोग मेंबर भी हैं संगीत नाट्य अकेडमी के। तो करते करते उन्होंने कहा कि तुम इनके साथ रहो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पर, बोथ आर 95 ईयर ओल्ड, तो उनके साथ हमें एडजस्ट किया एंड हम लोग उनके साथ रहना शुरू कर दिया। तो ये जो था स्टोरी की हम लोग किस तरह से उनके साथ, फिर मैंने कहा कि मैं अकेली तो रहूँगी नहीं, मेरा पार्टनर है रुद्र प्रताप सिंह, तो उसके बिना तो मैं नहीं रहूँगी कहीं भी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उनसे भी मुलाकात की और दोनों को उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड अब काफ़ी अच्छा हम सबकी बॉन्डिंग है। मम्मी पापा आजकल अमेरिका गए हुए हैं, वो हमारे पास छोड़ गए हैं सब घर में। सो ये कितनी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है एंड आई थिंक हम सबको इससे सीखने की ज़रूरत है कि हमें खून के रिश्तों की ज़रूरत नहीं है फैमिली बनाने के लिए। जो हमें दिल से एक्सेप्ट करें, जो हमें वार्मथ दें, जो हमें प्यार दें, उनके लिए हम सब कुछ हैं। और ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग पे रिश्ते बनते हैं, ना कि खून से। सो आई थिंक आपने और चहल फैमिली ने एक इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है सोसाइटी के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया, all over the world. I think a big salute to you and to Chahal family for that कि इससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ शायद मैंने अभी तक कभी नहीं सुनी है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई फील सो प्राउड कि हमारी ट्राई सिटी, हमारी चंडीगढ़ में ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड इट मेक्स अस फील more and more proud about the city and its people. Hats off to all of you. Thank you. And यही तो आपने सारी जो चीजें हुई उसमें देखा, एक्सेप्टेंस। Yes, that is जगह शायद आपके लिए ही ये थीम बना है आज, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द वूम। एंड वहां से जो आपकी जर्नी शुरू हुई और जो आज है, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, और जब वो होने लगा तो शायद आप रुक गई और दुनिया आप तक खुद आई। सो दिस इज द जर्नी जो मुझे लगता है। दो चीजें हैं, जो गर्व है माँ का, उसमें मेरे को एक्सेप्टेंस रही, ठीक है ना, वहाँ एक्सेप्टेंस थी, और यूनिवर्स का जो एक्सेप्टेंस नेचर में है, उसमें भी एक्सेप्टेंस, पूरा ये गर्व है, बिल्कुल इसमें भी एक्सेप्टेंस, लेकिन यहाँ के अंदर जो चीजें हैं उनको लगता कि नहीं ये चीज़ें कहाँ से आ गई, ये चीज़ क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान है उसको, मेरे जैसा क्यों नहीं है, कोई इंसान दूसरे जैसा हो नहीं सकता है, हम खुद भी हमारे हम लोग खुद डिफाइन किया हुआ है, उससे बाहर हम जाना नहीं चाहते। हमारे लिए दो ही चीज़ें हैं, उसी में सब समा जाना चाहिए, उसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। सो लकीरों के बीच में चलने की आदत है, शायद थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है हमें खुद भी पहले पुरानी परंपराओं में जाना चाहिए कि तब वेद में लिखा विकृति में एवं प्रकृति, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि नर नारी आए, तृतीय प्रकृति साथ में रही है हमेशा, नर भी रहा नारी भी रही, तो तृतीय प्रकृति साथ में आई है। हम गाड़ी चलाते हैं ना, कार, आपकी गाड़ी में स्टेपनी होती है जी। हम तीसरी चीज पे डिपेंड है, कभी भी रास्ते में खराब हो गया तो हम लोग स्टेपनी पे डिपेंड हो जाते हैं। इसीलिए समाज में कभी भी विकृति आती है, समाज में कई प्रॉब्लम आती है, तो हम थर्ड नेचर को याद करते हैं, तीसरी प्रकृति। जैसे पूरे जब देवासुर युद्ध होता है राक्षस और देवताओं में, तो अमृत के लिए, तो वहां पर कौन आता है, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आते हैं। तो जहाँ भी जब भी कोई प्रॉब्लम आई, शिखंडी का उदाहरण है, किसी का भी उदाहरण दो, जब भी चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे वराह अवतार हो, कितने भी अवतार हैं, और
हर एक रिलीजन में भी जब भी कोई प्रॉब्लम है, तीसरी प्रकृति साथ में खड़ी रही है और उसने प्रकृति को जो खत्म होने से बचाया है। और आने वाले समय में अभी जैसे दुनिया में जिस तरह से प्रॉब्लम है, एक दिन फिर वही दोबारा शुरू हो जाएगा और जी, प्रकृति आ रही है। आ और रही हम है। जैसे लोग सामने आ रहे हैं, तो जो वुमेन्स के बारे में जो मेल डोमिनेटिंग समाज क्रिएट हो रहा था, पेट्रियार्की, वो धीरे धीरे अब ट्रांसजेंडर फिर सामने आ गए हैं। और जो पितृसत्ता को जो ललकारने वाले लोग थे, वो सामने खड़े होंगे कि तुम अपने आप को मर्द मानते, इस धरती में कोई मर्द नहीं है। भगवत गीता में लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूं और कोई पुरुष नहीं है, प्रकृति स्त्री है। तो प्रकृति में हम सब स्त्रियां ही हैं, हम सब आत्माएं हैं। और आत्मा जो है वो हम उस आत्मा को स्त्री भाव में देखते हैं कि मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, उसको आत्मा को हम स्त्री मानते हैं। हम लोग क्या किया, हमने शरीर को कुछ सब कुछ मान लिया। जी, सो आत्मा, सोल, जो हमारा विषय भी है साइकोलॉजी, ये जो अंदर की जो चीज़ें हैं जिसको हम महसूस करते हैं, जिसके कारण हम खुशियाँ ढूंढते हैं दुनिया में। शरीर भूखा होता है जी, और वो खुशियाँ ढूंढ के कौन लाते हैं? हम लोग जो हमारा आत्मा है ना, अंदर की जो सोल है, वो उसको आनंद चाहिए और ये शरीर है उसको ढूंढता है। यही तो बेचारा मार खाता है। हम सर्जरी कराते हैं, इसी को चीर फाड़ होना पड़ता है सबको, लेकिन किसके लिए? वो जो अंदर बैठा है उसके कारण। सैटिस्फैक्शन के यस। लिए। एक आखिरी सवाल, आप पूरे सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को इस आज के थीम पे अगर कोई एक शॉर्ट मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा? शॉर्ट मैसेज वही मैंने पहले भी कहा कि वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत छोटा सा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं हो गई, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, बस एक्सेप्ट कर लीजिए। हम सब कुछ करने को तैयार हैं इस दुनिया में। हम लोग हर कुछ बन सकते हैं, हर कुछ काम कर सकते हैं, हम जंग भी लड़ सकते हैं, हम बंदूक भी उठा सकते हैं, हम फूल भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपकी आवाज़ सुनी है आपकी डॉक्यूमेंट्री में, तो अगर मैं कह सकूँ कि 2 पंक्तियाँ कोई आप अपनी मधुर आवाज़ में हमें सुना दें, तो शायद आज का समा बंध जाएगा यहीं पर। कोशिश करती हूँ। प्लीज़, अगर आपको लगे कि हमने जो आपसे माँग रखी है वो जायज़ है, तो किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए, किसी की याद में। हजार पर्दे हों पहरे हों या हो दीवारें, हजार पर्दे हों पहरे हों या हो दीवारें, रहेंगे मेरी नजर में तो वो समाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है, किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है, ये लोग क्यों मेरे आगे है सम्मलाए हुए, ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी की याद में। wow, it was really mesmerizing, and I think
आपने हमारा दिन बना दिया. Thank you. So thank you so very much. It was Thank you. lovely talking to you, and I salute your power, the strength within you, the womanhood, the element of being human. That is what you are, and I really, really am in all gratitude. And I would want to say, I really love you for what you are. Thank So you so thank you for being with us, and all our love to you. It is lovely. Thank you, thank Thank you, you so thank you. much. You don't need a particularly defined physical structure to be a man or a woman. All you need is a heart to accept and know yourself. This is what exactly describes Dhananjay ji. And I'm so thankful that she was here with us and she actually has enlightened all of us. I would want to say to all of you, accept yourself for who you are. If you don't accept yourself, the entire world would not. And the power to create is within you. If the world doesn't do so, stand alone. Within you is the power to create. You are the magic. You can do it. Thank you. Be optimistic.